नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देश भर से जुड़ी खबरों का यह सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। 4 फरवरी को झारखंड दौरे पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड दौरे पर आज वो रहेंगे, यहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विजय संकल्प रैली के तहत मिशन 2024 के का शंखनाद भी करेंगे। दौरे की शुरुआत दोपहर 12 बजे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा से करेंगे। इसके बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे विजय संकल्प रैली को संबोधित कर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर रहने वाले हैं। यहां पर देवघर का दौरा करेंगे गृह मंत्री। आपको बता दें, चुनावी बिगुल भी आज से फूंकने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर सबसे पहले वो पहुंचेंगे और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद इफ्को नैनो पावर प्लांट का उद्घाटन भी यहां पर करेंगे और इसके साथ ही विजय संकल्प रैली का शंखनाद करने वाले हैं। मिशन 2024 की झारखंड में आज से शुरुआत होने वाली है। इसकी शुरुआत होगी विजय संकल्प रैली के साथ। तो आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। आज झारखंड दौरे पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज का झारखंड दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज झारखंड में मिशन 2024 का बिगुल फूंकने वाले हैं। आज यहां पर विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसी के साथ ही झारखंड में 2024 के लिए बीजेपी मोर्चा संभालने जा रही है। बीजेपी के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज झारखंड में मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह यहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। विजय संकल्प रैली के तहत मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से, जिसके बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे और शाम 4 बजे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत की पीठ को यह आश्वासन भी दिया गया है कि नियुक्तियां बहुत जल्दी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा हैं। नए न्यायाधीशों को सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ शपथ दिला सकते हैं। आपको बता दें कि कोलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए 5 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद 31 जनवरी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए केंद्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार के नामों की सिफारिश की थी। तो कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की मोहर लग गई है। 5 जज की नियुक्ति पर मोहर लगी है। हाईकोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होंगे ये 5 जज। और आपको बता दें कि
सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वालों में जस्टिस पंकज मित्तल का नाम है, संजय करोल को पदोन्नति मिलने वाली है, पीवी संजय कुमार भी सुप्रीम कोर्ट के जज होने जा रहे हैं, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा भी अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस में शामिल होने जा रहे हैं। नए न्यायाधीशों को सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ शपथ दिला सकते हैं। और आपको बता दें कि कोलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए 5 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद 31 जनवरी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए केंद्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार के नामों की सिफारिश की। और चलिए अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। यहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम बीन बजा रहे हैं, उनके साथ भारत के उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं और उपराष्ट्रपति भी ढोलक पर ताल दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद भी आ रहा है। यह वीडियो सुरकुंड मेले का है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम भी यहां मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये अंदाज लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट भी किया। इस मेले में कई देश के लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति और सीएम ने सभी स्टॉल पर जाकर प्रदर्शित उत्पादों को भी देखा। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सूरजकुंड मेले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और साथ ही देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। और यहां दोनों ने ही मेले का जब उद्घाटन हुआ तो जमकर लोगों के साथ भागीदारी निभाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम किस तरह से बीन बजा रहे हैं, उनके साथ भारत के उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति भी ढोलक पर ताल दे रहे हैं। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि ये सूरजकुंड मेले का ये पूरा वीडियो है जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 का उद्घाटन किया था। और इस दौरान सीएम भी यहां पर मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट भी किए हैं। और इस मेले में आपको बता दें कि कई देशों के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे और उपराष्ट्रपति और सीएम ने सभी स्टॉल्स पर जाकर प्रदर्शित उत्पादों का जायजा भी लिया। इधर पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड से जुड़े लोगों के संदिग्ध ठिकानों पर शुक्रवार को ही यानी कि 3 फरवरी को ही एक विशेष घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। इन अपराधियों से जुड़े ठिकानों पर सभी जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत और विदेश में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के बीच सांठगांठ को खत्म करना था। उन्होंने कहा कि बिश्नोई और कनाडा स्थित बराड से जुड़े असामाजिक तत्वों के 1490 से ज्यादा संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस अभियान में कम से कम 200 पुलिस टीमों के लगभग 2000 कर्मियों को शामिल किया गया। डीजीपी ने कहा कि बिश्नोई और बराड द्वारा समर्थित हाल ही में भांडाफोड़ किए गए मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों से पूछताछ के बाद ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। वहीं इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन लोगों से जुड़े ठिकानों से पुलिस ने तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संग्रहित डेटा एकत्र किया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सशस्त्र लाइसेंस, जो शस्त्रों का लाइसेंस है
उसकी भी जांच और लोगों से गोला बारूद के स्रोतों के बारे में भी पूछताछ की है। इसके अलावा विदेशों में स्थित उनके परिवार के सदस्यों की यात्रा विवरण, विदेशों में किए गए बैंक के लेन देन और संपत्ति का विवरण प्राप्त किया। तो आपको बता दें कि गैंगस्टर्स के ठिकाने पर पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लॉरेंस गोल्डी बराड़ से जुड़े तमाम लोगों के यहां छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी 3 फरवरी से ही शुरू हो गई थी। और इस दौरान आपको बता दें कि तमाम जो शस्त्र लाइसेंस है उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। गोला बारूद कहां से बरामद किया जाता है इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ ही इन सभी लोगों के जो भी परिवार के लोग हैं जो अब्रॉड में सेटल्ड हैं, बाहर बसे हुए हैं, विदेश की उनकी यात्राओं के विवरण लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी बैंकों में जो लेन देन है उसका भी पूरा का पूरा जायजा लिया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जुड़े लोगों के संदिग्ध ठिकानों पर 3 फरवरी से छापेमारी यहां पर शुरू कर दी थी, विशेष घेराबंदी शुरू कर दी थी और तलाशी अभियान यहां पर किया जा रहा है। इन अपराधियों से जुड़े ठिकानों पर सभी जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत और विदेश में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के बीच साठगांठ को खत्म करना था। उन्होंने कहा कि बिश्नोई और कनाडा स्थित बराड़ से जुड़े असामाजिक तत्वों के 1490 से ज्यादा संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस अभियान में कम से कम 200 पुलिस टीमों के लगभग 2000 कर्मियों को शामिल किया गया है। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी विनोद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे। विनोद, क्या कुछ है ताजा जानकारी? लगातार छापेमारी जारी है 3 फरवरी से, क्या कुछ पता चल पाया है अब तक जांच एजेंसियों को? जी बिल्कुल, अगर बात करें डीजीपी ने जो डीजीपी गौरव यादव है पंजाब के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पंजाब के अंदर या तो आतंक का जो आतंकवादी हो या जो खासकर खालिस्तान से जुड़े या गैंगस्टर हो, या तो पंजाब छोड़ के या फिर पंजाब में इस तरह की जो आपराधिक घटनाओं पर बिल्कुल बंद कर दे। और साथ साथ जो 200 से ज्यादा 2000 कर्मियों ने जो कथित टीम ने एक साथ छापेमारी की है पंजाब से सटे हुए भी इलाकों के अंदर, चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो या हिमाचल हो, उसके साथ भी 1490 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। और इसके अंदर अगर बात करें तो कुछ आपत्तिजनक जो सामग्री मिली है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा बरामद किया है और कुछ ऐसे लोगों के डाटा भी मिले जो उनसे जुड़े हुए थे, चाहे राजनीति को चाहे वो सामाजिक हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस बड़े एक्शन के मूड में है और आने वाले कुछ समय के अंदर और भी छापेमारी करेगी और कुछ ऐसे लोगों को संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया जो खासकर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए थे। और आपके साथ डीजीपी जो है डीजीपी है पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जो करते हैं अमित शुक्ला ने कहा कि ऐसे जो लोग हिरासत में लिए गए उनसे भी आपत्तिजनक सामग्री जो बरामद हुई है और जल्द ही एक दोबारा से एक अभियान चालू होगा और दोबारा ऐसे ठिकानों पर छापेमारी होगी जो संदिग्ध लोगों के साथ जुड़े हैं, जो छोटी मोटी आपत्तिजनक या आपराधिक मामलों में शामिल होते हैं या गोल्डी बराड़ के हुक्म पर काम करते हैं। खासकर जो छोटी मोटी गैंग है और भी है, हरियाणा के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है। तो शायद जल्द ही पुलिस एक बड़े और दोबारा एक्शन के मोड में आएगी। जी विनोद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1490 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, तो ये एक बहुत बड़ा मिशन हम कह सकते हैं इसको। साथ ही 2000 कर्मी यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो यानी पंजाब पुलिस को कुछ खास इनपुट मिली है, इसीलिए इतनी बड़ी घेराबंदी की गई है। आप सोच कर देखिए, एक साथ 1500 ठिकानों पर जब छापेमारी होती है, 200 से ज्यादा कर्मी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो जाहिर तौर पर किसी बड़े एक्शन की तैयारी है। 200 पुलिस टीमें लगी हुई हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? कोई खास ऐसा इनपुट हाथ लगा है पंजाब पुलिस के?
जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस जब से डीजीपी गौरव यादव ने डीजीपी का पदभार संभाला है पंजाब के अंदर, तब से ही जो चाहे वो जितने भी मूवमेंट्स है, चाहे वो गैंगस्टर है, चाहे वो गोल्डी बराड़ की हो, चाहे वो फ्लारेंस बिश्नोई हो या उससे जुड़े और भी अन्य जितने भी गैंगों को लेकर स्पष्ट डीजीपी ने आदेश दिए थे कि या तो गैंगस्टर जो है अपने छोड़ दे। 2000 पुलिसकर्मी ने जिस तरह से 14 दिन अब तक ठिकानों के साथ छापेमारी की, यहाँ बहुत कुछ ऐसा मिला है क्योंकि पुलिस अभी इन चीजों को मीडिया के सामने जाहिर करने से मना करे, क्योंकि अगर वो जाहिर करेगी तो कहीं ना कहीं मामला गैंगस्टर तक पहुंचेगा, उसके जो जुड़े लोग उन तक पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी इस ऑपरेशन को भी अपने साथ अपनी ही बीच रखना चाहती है, अभी आम आदमी आम लोग या मीडिया के साथ साझा नहीं करना चाहती। हाँ, इतना जरूर है कि जल्दी एक बड़ा ऑपरेशन होगा, उसके बाद पुलिस जो है डीजीपी है खुद करके जानकारी देंगे आखिर क्या कुछ उन्होंने इसमें हासिल किया है और कितने लोग हिफाजत के लिए और क्या कुछ उनसे बरामद हुआ है, चाहे वो रिवॉल्वर हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे और अन्य सामग्री हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नवी मुंबई में तुर्भे के डंपिंग ग्राउंड में कल शाम आग लग गई थी। अभी भी डंपिंग ग्राउंड से धुआं उठ रहा है और आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। तुर्भे पुलिस थाने के पीएसआई अनिल चौहान ने बताया कि आग शाम 7:30 बजे लगी थी। मौके पर 7 दमकल की गाड़ियां यहां मौजूद हैं और अभी आग काबू में है। पूरी तरह काबू पाने में इसमें समय लगेगा। कोई जनहानि की फिलहाल खबर नहीं आ रही है। तुर्भे पुलिस थाने के पीएसआई अनिल चौहान के मुताबिक आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये एक विशालकाय डंपिंग ग्राउंड है जिसमें आग लग गई थी और इसके बाद धू धू कर यहाँ ये पूरा जो डंपिंग ग्राउंड में कचरा इकट्ठा था ये सब जलने लगा। इससे आसपास के लोग काफी सतर्क हो गए। कई दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब तक यहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, आग की लपटें भी नजर आ रही हैं, लेकिन दमकल विभाग का कहना है, पुलिस का कहना है कि समय लगेगा लेकिन आग पर काबू पा लिया जाएगा। और असम में बाल विवाह से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। असम पुलिस ने शनिवार सुबह तक बाल विवाह से जुड़े मामलों में शामिल 2170 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भूमिया ने बताया कि बाल विवाह से जुड़े मामलों में शामिल 2170 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके अनुसार अभी गिरफ्तार लोगों की संख्या और बढ़ेगी। इससे पहले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुक्रवार 3 फरवरी को राज्य भर में कम से कम 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूरे राज्य में 3 फरवरी की सुबह तड़के कार्रवाई शुरू हुई और ये 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 23 जनवरी को बाल विवाह से जुड़े मामलों में कार्रवाई का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से पिछले 10 दिनों में पुलिस ने बाल विवाह की 4004 घटनाएं दर्ज की हैं। इस सिलसिले में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारियों की वास्तविक संख्या प्रत्येक जिले के आंकड़ों के अध्ययन के बाद ही पता चल सकेगी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री का ध्यान कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की पीड़ा की ओर खींचना चाहते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखा है और उसे ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है कि आप इस विषय पर उचित कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपने हालात बताए और इसी के चलते मुझे आपको ये खत लिखना पड़ रहा है। उन्होंने इस पत्र
में कहा कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने बताया कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इन हालातों में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना उन्हें घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दयी कदम है। हालात के सुधरने और सामान्य होने तक सरकार इन कश्मीरी कर्मचारियों और कश्मीरी पंडितों से अन्य प्रशासकीय और जन सुविधा के कार्यों में सेवाएं ले सकती है। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा संकट सामने आया है। जिले के एक गांव की जमीन धंस रही है, जिसके चलते इमारतों में लगातार दरारें आ रही हैं। परिवारों को घरों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। अब तक 19 घरों, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली करवाया गया है। निवासियों में दहशत का माहौल है। डोडा शहर से 35 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ा बटेटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ठाटरे इलाके में नई बस्ती गांव में मिट्टी के खिसकने के कारण घरों की दीवारों में दरारें आई हैं और छतें और दीवारें गिरने लगी हैं। अधिकारियों का कहना है कि मिट्टी खिसकने के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों को गांव भेजा गया है। डोडा के उपायुक्त विशेष महाजन ने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दरार आने के बाद अब तक 19 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। गांव में एक मस्जिद और एक मदरसे को भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। गांव के कुछ घरों में 2 महीने पहले दरारें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन 2 फरवरी को भूस्खलन से स्थिति और खराब हो गई, जिससे क्षतिग्रस्त इमारतों की संख्या करीब 2 दर्जन पहुंच गई। सूचना मिलने के बाद उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गांव का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कुछ परिवार जिला प्रशासन के एक अस्थायी आश्रय में गए हैं, जबकि कई अन्य अपने रिश्तेदारों या परिजनों के साथ शिफ्ट हुए हैं। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर पर प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के चलते गाज गिरी है। आईटीए ने पाया कि दीपा ने हाइजेमनाइजिन का सेवन किया है। इसका टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद दीपा कर्माकर पर 21 महीने की अपात्रता के साथ बैन लगा दिया गया है। आईटीए ने जानकारी दी कि दीपा कर्माकर को 21 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है, जो 10 जुलाई 2023 तक प्रभावी है। आईटीए द्वारा कहा गया कि एफआईजी एंटी डोपिंग नियमों के अनुच्छेद 10.8.2 के अनुसार मामला समाधान समझौते के जरिए ये समझाया गया है। ये पूरा मामला सुलझाया गया है और यूनाइटेड स्टेट एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुसार हाइजेनामाइन में मिश्रित एडिनर्जिक रिसेप्टर गतिविधि है, जिसका मतलब है कि ये एक सामान्य उत्तेजक के रूप में काम कर सकता है। इसे वाडा की 2017 में बैन पदार्थों की लिस्ट में जोड़ा गया था। हाइजेनामाइन एक दमा विरोधी के रूप में भी काम कर सकता है। ये कार्डियोटोनिक भी हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए हृदय गति को मजबूत करता है। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी देखी गई। हालांकि अब ठंड पहले से काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने फरवरी में ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हिमस्खलन और निचले मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। कई जगहों पर सुबह और शाम के वक्त अब भी कोहरा देखने को मिल रहा है। अगले 10 दिनों तक मैदानी इलाकों में मौसम में किसी तरह के बदलाव की ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान में तेजी से हुई कोई बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है।
और इसके अलावा तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के बीते दिन उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान है कि यहां भारी बर्फबारी से कभी भी एवलांच आ सकता है। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल में 4 फरवरी को बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ ही मुझे दें इजाजत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।